हे एवरीवन, वेलकम यू ऑल। सो आज की जो क्लास है वो बेसिकली होने वाली है हमारी सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन की लास्ट लेक्चर, जिसके अंदर ये पूरा का पूरा चैप्टर फिनिश होने वाला है। और आज की जो क्लास होगी वो बहुत ही शॉर्ट होगी, क्योंकि मैंने ओवरव्यू टोटली फर्स्ट क्लास में इंट्रोडक्शन वाला पार्ट करवाया, उसके बाद पूरा का पूरा माइटोसिस वाला क्लास मैंने सेकेंड क्लास में करवाया। थर्ड क्लास जो है उसके अंदर मैंने आपको मियोसिस जो है उसकी मियोसिस 1 तक पूरी कंप्लीट करवा दी। उसके बाद मैं जो है बहुत ही शॉर्ट सा पोर्शन बचता है, दैट इज़ द मियोसिस 2 का। और आज की क्लास जो है उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ मोटिवेटिंग बातें कहने वाली हूँ। जैसे कि अगर आप एक रियल एस्पिरेंट है, इफ़ यू आर अ रियल एस्पिरेंट किसी भी फील्ड के हो, तो आपको कहीं भी मोटिवेशन ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। कहीं भी का मतलब है कि जैसे रील्स वगैरह हो रही है तो उन सब से मोटिवेशन आप ले रहे हैं, उसको देख रहे हैं, तो सबसे पहले क्या हो रहा है कि उसको देख के आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। चाहे वो जितने सेकंड की हो, वो वीडियो जितने मिनट की हो, डजंट मैटर। उससे क्या हो रहा है कि आपका टाइम भी वेस्ट हो रहा है। दूसरी बात, उस वीडियो को देख के आप पूरे साल 2 साल आप मोटिवेटेड नहीं रह सकते, क्योंकि ऐसा कोई वीडियो नहीं बना, कुछ भी नहीं बना जो इंसान को उसके अंदर से उसको मोटिवेट कर सके, या ये कह दे कि मतलब वो वीडियो देख ली और फिर काम बन गया, वो इंसान मोटिवेटेड हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको मोटिवेट रहने के लिए आपको बस ये देखना है कि आप कर क्यों रहे हो, मतलब आपको करना क्यों है। क्या आप जहाँ आज खड़े हो आप कल भी वहाँ खुद को देखना चाहते हो, या उससे बेहतर जगह पे देखना चाहते हो? तो अगर आपके अंदर ये मोटिवेशन है कि मतलब आप आज जहाँ भी हो वहाँ से अच्छी जगह पे मुझे जाना है, अच्छा कुछ हासिल करना है, तब फिर आप करो, तब फिर आप आगे बढ़ो। यही आपके लिए मोटिवेटिंग होना चाहिए। बाकी अगर आप आज जहाँ हो वहीं आप रहना चाहते हो, तब तो फिर आप जो कर रहे हो वही करो, आपको कोई भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको भी पता है कि यहाँ बहुत मेहनत की ज़रूरत है कि नहीं। अब आप नीट की ही बात कर लो तो इसमें साल 2 साल लगते हैं अच्छे से, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो। हलवा नहीं है, ऐसे नहीं निकल जाता है, तो आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये थी कुछ मोटिवेटिंग बातें कि आपको अपने अंदर से ही मोटिवेशन लाना है, कहीं बाहर मोटिवेशन ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। तो मैंने आपको सबसे पहले मैं आपको रिकैप करवा देती हूँ, दैट इज़ दी लास्ट क्लास में जो भी हमने किया। हमने लास्ट क्लास में जो है वो मियोसिस वाला पार्ट जो था उसको स्टार्ट किया था। पहले मैंने आपको बताया था कि मियोसिस होता क्या है। इसमें क्या होता है, बेसिकली ये रिडक्शनल डिवीजन है, जिसमें प्लॉइडी क्या होती है, क्रोमोसोम की संख्या क्या होती है, आधी हो जाती है इसमें मियोसिस डिवीजन होने के बाद। और जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होता है इसके अंदर हमें ये देखने को मिलता है। तो क्रॉसिंग ओवर रिकॉम्बिनेशन भी यहाँ होती है। उसके बाद इसमें वेरिएशन वगैरह जो होता है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरह के होते हैं, इसमें डिफरेंट वेरिएशंस हमें देखने को मिलती है, वो मियोसिस की वजह से ही हमें देखने को मिलती है। और इसमें 2 साइकिल मैंने आपको बताया था, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। 2 फेजेज जो थी इसमें मियोसिस की, इसमें इंटरफेस मैंने आपको बताया, फिर मियोसिस 1 बताया जिसके अंदर कैरियोकाइनेसिस, फिर साइटोकाइनेसिस, रिडक्शनल डिवीजन, और ये चारों के चारों कंप्लीट हो गई थी। कैरियोकाइनेसिस के चारों पार्ट टीलोफेज तक मैंने आपको, टीलोफेज 1 तक मैंने आपको कल करवा दिया था। आज की जो क्लास होगी उसमें मैं मियोसिस 2 यानी कि इक्वेशनल डिवीजन जो होता है उसको मैं कंप्लीट करवाऊंगी, जिसमें कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस उसकी अलग अलग होगी, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2, ये आज की क्लास में होगी। ठीक है, उसके बाद प्रोफेज 1 जो है इसके अंदर मैंने आपको बताया था लेप्टोटीन, जैगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस, ये स्टार्ट होगी। उसके बाद आएगा हमारा दैट इज द वही सेम मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। ठीक है, इसके बाद मैंने आपसे प्रोफेज 1 जो है इसके बारे में बताया था, लेप्टोटीन में क्या क्या होता है वो बताया था, जाइगोटीन में क्या होता है वो बताया था मैंने आपको। उसके बाद मैंने बताया था आपको पैकेटीन के बारे में, पैकेटीन के बाद मैंने आपको डिप्लोटीन के बारे में, फिर डायकाइनेसिस के बारे में, ये सारी बातें मैंने आपसे करी थी, दैट इज़। उसके बाद मेटाफेज 1, एनाफेज 1, उसके बाद टीलोफेज 1, ये सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको कल वाली क्लास में बता दी थी। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताया था कि यहाँ की जो मेटाफेज 1 होती है उसमें डबल मेटाफेजिक प्लेट जो है वो देखने को हमें मिलता है, तो अच्छे से याद रखना है। उसके बाद आज की जो क्लास है वो मियोसिस 2 के ऊपर होने वाली है। मियोसिस 2 की बात करें तो इसमें मैंने आपको बताया था सबसे पहले जो है वो स्टार्ट हो रहा था मियोसिस 1 जो है इसमें स्टार्ट किया हुआ था प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। उसके बाद हुई थी साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, यानी कि 2 साइटोप्लाज्म डिवाइड होकर 2 सेल बन गए थे, 2 सेल था। अब 2 सेल के बाद मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे साइटोकाइनेसिस जो होगी उसके बाद इंटरकाइनेसिस होगी। इंटरकाइनेसिस का मतलब होता है कि जहाँ पे ये फेज होता है 2 मियोटिक डिवीजन के बीच में, यानी कि एक मियोसिस 1 और दूसरा मियोसिस 2, इन दोनों के बीच की जो स्टेज आती है उसको हम कहते हैं इंटरकाइनेसिस। तो इंटरकाइनेसिस जो होती है स्टेज बिटवीन 2 मियोटिक डिवीजन होता है, और यहाँ पे ये जनरली शॉर्ट लिव होता है, बहुत ही कम समय के लिए होता है।
बहुत ही कम देर के लिए। उसके बाद यहाँ पे कोई डीएनए की रेप्लिकेशन वगैरह नहीं होती है। इसके तुरंत बाद स्टार्ट हो जाती है हमारी मियोसिस 2 की प्रोसेस 2। तो मियोसिस 2 जो होता है, ये अच्छे से याद रखना है कि ये रिजेंबल करता है नॉर्मल माइटोसिस को। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो माइटोसिस के अंदर हमें देखने को मिला था वही सेम की सेम चीज़ें यहाँ पे मियोसिस 2 के अंदर हमें देखने को मिलेगी। तो बेसिकली हम उससे ही इसको क्या करेंगे, रिलेट करते जाएंगे माइटोसिस से। ठीक है, अब प्रोफेज 2 की बात कर ले, जो कि पहला स्टेज है हमारा, दैट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होगा यहाँ पे डिसअपियर हो जाएगा सेम। और बाय द एंड ऑफ प्रोफेज 2, जो प्रोफेज 2 जो होगा इसका एंड जब होगा तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह क्या होगा, डिसअपियर हो जाएगा। उसके बाद क्रोमोजोम जो होगा अगेन बिकम कॉम्पैक्ट। क्रोमोजोम की कंडेंसेशन या कॉम्पैक्ट होना ये स्टार्ट हो गया था, हमने आपको बताया था उसमें माइटोसिस में भी कि प्रोफेज जब उसका स्टार्ट हुआ था तब ये हुआ था। उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह सब यहाँ पे डिसअपियर हो जाएगा। और ये रही उसकी डायग्राम। ठीक है, क्रोमोसोम की कॉम्पैक्शन स्टार्ट हो चुकी है। मेटाफेज 2 की बात करें तो मेटाफेज 2 जो होता है इसके अंदर देखने को हमें मिलता है दैट इज द क्रोमोसोम अलाइन एट इक्वेटर। यहाँ पे सिंगल मेटाफेजिक प्लेट बनता है, जबकि जो मेटाफेज 1 था मियोसिस 1 का, उसके अंदर हमें डबल मेटाफेजिक प्लेट देखने को मिला था। और माइक्रोट्यूब्यूल जो होगी फ्रॉम द अपोजिट पोल्स ऑफ द स्पिंडल गेट अटैच टू काइनेटोकोर। काइनेटोकोर यहाँ पे हमने आपको बताया था जब भी मेटाफेजिक प्लेट बनती है तो जब क्रोमोसोम अलाइन करते हैं इक्वेटर पे तब क्या होता है, माइक्रोट्यूब्यूल आते हैं फ्रॉम द अपोजिट पोल्स ऑफ द स्पिंडल से अटैच माइक्रोट्यूब्यूल आएंगे और वो क्या करेगा, अटैच हो जाएगा कहाँ पे, काइनेटोकोर पे। ठीक है, तो ये रही इसकी काइनेटोकोर और इससे आके ये स्पिंडल अटैच माइक्रोट्यूब्यूल जो होगी वो अटैच हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम बात करें यहाँ पे एनाफेज 2 की, तो एनाफेज 2 के अंदर क्या होता है, स्प्लिटिंग होगी सेंट्रोमियर की। हमने देखा था कि एनाफेज 1 जो है इसके अंदर कोई स्प्लिटिंग नहीं हुई थी, लेकिन एनाफेज 2 जो होता है ये नॉर्मल माइटोसिस की तरह है। और माइटोसिस में भी हमने देखा था कि सेंट्रोमियर जो होता है सेंटर वाला, ये इसमें स्प्लिटिंग हो जाती है। स्प्लिटिंग होने से क्या होगा कि यहाँ पे इसकी एक आर्म्स इधर और दूसरी आर्म्स इधर, है ना, मतलब पोल से बाहर की तरफ इसकी आर्म्स होगी, बाहर की तरफ, है ना। यहाँ पे जिसमें हमने आपको बताया था कि आर्म्स ट्रेलिंग बिहाइंड, एनसीईआरटी की लाइन लिखी हुई है। आर्म्स ट्रेलिंग बिहाइंड का मतलब होता है कि इसमें इसकी आर्म्स जो होगी वो टेल की तरह पीछे, पूंछ की तरह इसके पीछे होगी। ठीक है, एंड मूव टुवर्ड अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल। यहाँ पे ये अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल की जो अपोजिट पोल्स होती हैं ये और ये यहाँ पे मूव करना स्टार्ट कर देगी। ये पार्ट इसकी सेंट्रोमियर जो होगा, स्प्लिट जो हुआ ये पार्ट, और मतलब क्रोमोसोम की बात कर ले बेसिकली। और बाय शॉर्टनिंग ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल अटैच टू काइनेटोकोर। और यहाँ पे काइनेटोकोर से क्या होगा काइनेटोकोर से जो अटैच थी माइक्रोट्यूब्यूल, उसकी भी शॉर्टनिंग हो जाएगी, क्योंकि माइक्रोट्यूब्यूल जो था यहाँ से काइनेटोकोर के पास आके जुड़ी थी। और तो यहाँ पे ये अगर दूर भागेगी, इसकी ये वाली पार्ट और ये वाली पार्ट जो है वो अगर दूर भागेगी तो क्या होगा, ये माइक्रोट्यूब्यूल है ये क्या होगा, शॉर्ट होता जाएगा, मतलब इधर के सकते चला जाएगा, पोल्स की तरफ शिफ्ट होता जाएगा। तो क्या होगा, यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल की भी शॉर्टनिंग हो जाएगी। तो ये एनाफेज के दौरान हमें देखने को मिली थी। और ये सेम जो है डायग्राम वो उसकी तरह होता है, जैसे मेटाफेज में माइटोसिस में देखने को मिला था हमें, वैसा ही सेम यहाँ पे भी हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करें लास्ट स्टेज की, दैट इज द टीलोफेज 2। तो टीलोफेज 2 जो होता है यहाँ पे मियोसिस एंड हो जाती है और यहाँ पे 2 ग्रुप्स ऑफ क्रोमोसोम जो होगा वो अगेन गेट इनक्लोज्ड बाय अ न्यूक्लियर इन्वेलप। जैसे माइटोसिस में टीलोफेज के दौरान क्या हुआ था, दैट इज न्यूक्लियर इन्वेलप वगैरह क्या होगा, ERGC वगैरह वापस से रिफॉर्म हो जाता है। तो वैसे यहाँ पे भी वापस से रिफॉर्म बन जाएगा सारी चीज़ें, न्यूक्लियर इन्वेलप वगैरह। और यहाँ पे 2 ग्रुप्स ऑफ क्रोमोसोम हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, और साइटोकाइनेसिस फॉलोइंग रिजल्टिंग, इसके बाद साइटोकाइनेसिस होगी, यानी कि सेल अलग अलग होंगे, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगा। जैसे प्लांट सेल में अलग और एनिमल सेल में अलग हमें देखने को मिला था, वैसे ही साइटोकाइनेसिस होगी और रिजल्टिंग इनटू टेट्राड ऑफ सेल, यानी कि 4 सेल हमें देखने को मिलेगा, 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल। ठीक है, तो ये रही 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल टीलोफेज के बाद। ठीक है, तो ये बन चुकी है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि सिग्निफिकेंस क्या क्या है मियोसिस की। माइटोसिस की सिग्निफिकेंस देख लेते हैं और मियोसिस की सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। मियोसिस की सिग्निफिकेंस जो है इसमें है कि कंजर्वेशन ऑफ स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर ऑफ ईच स्पीसीज इज अचीव्ड अक्रॉस जनरेशन इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। जो है इसके अंदर स्पेसिफिक क्रोमोसोम्स की कंजर्वेशन जो होती है, हर एक इंसान के अंदर जो क्रोमोसोम नंबर की कंजर्वेशन होती है, मतलब फिक्स्ड नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होती है वो हमें देखने को मिलती है बिकॉज ऑफ दिस मियोसिस की वजह से। और ये एक रिडक्शनल डिवीजन है जिसमें कि क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। और यहाँ पे इंक्रीजेस ये जेनेटिक वेरिएबिलिटी क्या होता है, ये बढ़ा देता है, मतलब वेरिएशन बढ़ाता है, जिससे कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म अलग अलग दिखते हैं, है कि नहीं, मतलब अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो है डिफरेंट दिखते हैं बिकॉज ऑफ दिस मियोसिस। तो यहाँ पे ये इंक्रीज क्या कर देता है, दैट इज जेनेटिक वेरिएबिलिटी। और वेरिएशंस जो होता है ये इंपॉर्टेंट होता है फॉर इवोल्यूशन के लिए, क्योंकि हमें पता है कि अलग अलग अगर इस सेम ही तरह के ऑफस्प्रिंग बार बार क्या हो गए, वो अगर क्या बोलेंगे इसको, रिप्रोड्यूस करेंगे, वो अगर मेटिंग करेंगे तो क्या होगा,
कि ये इवोल्यूशन नहीं हो पाएगा। क्या होगा इसमें, इनब्रीडिंग डिप्रेशन हमें देखने को मिलता है अगर सेम तरह की ऑर्गेनिज्म क्या करती है, मैट करती है बार बार सेम, मतलब सेम जनरेशन तक। क्या होता है कि अगर बार बार सेम तरह के ऑर्गेनिज्म जो होता है वो मैटिंग करते हैं तो हमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन जो होता है वो हमें देखेंगे इस टॉपिक को भी, तो ये हमें देखने को मिलती है। तो इससे क्या है कि वेरिएशन जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है इवोल्यूशन के लिए, क्योंकि ऑर्गेनिज्म अलग अलग होंगे तो ये इवोल्यूशन के लिए अच्छा होगा। ठीक है, तो ये रही मियोसिस की बातें, और यहाँ पे आके क्या होता है, ये पूरा का पूरा चैप्टर फिनिश हो चुका है। और आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे, मैं जो आपको बताई हूँ आज वो सारा आपको समझ में आया है। और जो ये मैं सारे जो हैंड रिटन नोट्स लाती हूँ ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल t.me/NEET शास्त्र पे मिल जाएगा। ये वाला कैपिटल में है और ये सारा स्मॉल में है। ठीक है, तो इस पे आपको मिल जाएगा देखने को। ठीक है, तो ये उसके बाद जो है ये चैप्टर फिनिश हो चुकी है, मतलब सेल द यूनिट ऑफ लाइफ और सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, ये दोनों की दोनों चैप्टर ही क्या हो रही है, फिनिश हो चुकी है। इसके बाद जो है वो चैप्टर आई थिंक, मैं अभी तो हमारा बॉटनी चल रहा है तो मैं पहले 11th की पूरी बॉटनी कंप्लीट करूँगी। तो इसके बाद आई थिंक मॉर्फोलॉजी वाला जो चैप्टर है वो चैप्टर मैं लाऊंगी, और इसके बाद मॉर्फोलॉजी वाली चैप्टर होगी उसको फिनिश करेंगे हम अच्छे से। और अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, आप हैंड रिटन नोट्स लीजिए, उससे रिवाइज करिए, और तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू।